हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी टीआई 3.0 के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की जो पूरी हिस्ट्री है एक समरी के रूप में कंप्लीट करेंगे, जो कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का समरी होगा। और यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक वीडियो में पूरी एक क्लास ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कम समय है तो हम लोग समरी के रूप में सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए क्लास 10th की हिस्ट्री पहले कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर है हमारा इतिहास की दुनिया भाग 2। इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो नेपोलियन का संबंध किससे है? तो नेपोलियन का देश फ्रांस देश से है। तो नेपोलियन का जो संबंध था वो किससे था? फ्रांस से था। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इटली का एकीकरण एक कॉन्सेप्ट है, आइए इसको देखते हैं। तो सन 1831 में मेजिनी साहित्यकार ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। तो जो यंग इटली है, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की एक मेजनी, जो एक साहित्यकार थे जिनका नाम था मेजनी। इन्होंने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इटली प्रायद्वीपीय से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना। तो जो विदेशी हस्तक्षेप था इटली में, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो इटली में विदेशी जो थे आर्मी या विदेशी लोग थे, वो हस्तक्षेप कर रहे थे, उनका अस्तित्व जो था उसको समाप्त करना और एक संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। अब आगे चलते हैं। सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना होती है। तो यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1834 में। अब काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। तो ये काउंट काबूर थे। अब 1853-54 में चलते हैं। क्रीमिया का युद्ध हुआ। तो 1853 और 54 में क्रीमिया का जो है युद्ध होता है। काला सागर के आसपास यह युद्ध चला, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया तथा तुर्की एक तरफ था तथा रूस दूसरी तरफ था। ठीक, तो जो क्रीमिया है वो वहाँ का युद्ध होता है। तो ये युद्ध होता है काला सागर के आसपास। तो इस युद्ध में फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया तथा तुर्की एक तरफ थे तथा रूस दूसरी तरफ था। अब गैरिबाल्डी कौन थे? तो महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। तो जो गैरिबाल्डी थे वो पेशे से एक नाविक था। बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको। और तो पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर हो गया। तो ये थे गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने का आग्रहित किया। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी भी लिखी। तो जो गैरिबाल्डी है वो अपनी जो सारी संपत्ति रहती है वो राष्ट्र को समर्पित कर देता है, दान में दे देता है, और जिसकी वजह से ये बहुत प्रचलित हो गया था। और इस पर एक इसकी जीवनी है जिस लाला लाजपत राय ने लिखी। सन 1871 ईस्वी तक इटली को एकीकरण मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासकों के योगदानों के कारण हुआ। अब जर्मनी का एकीकरण, वो इटली का एकीकरण था। अब जर्मनी का एकीकरण देखते हैं। जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। तो जो जर्मनी का एकीकरण होता है, इसकी जो पृष्ठभूमि बनाई, जो स्टार्टिंग इसको किसने किया? इस नेपोलियन बोनापार्ट ने, क्योंकि 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन संघ का निर्माण किया और यहीं से जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। तो राइन संघ का जो जर्मन प्रदेश था उसको नेपोलियन बोनापार्ट ने जीता, और यहीं से क्या होता है कि जर्मनी के जो लोग थे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगती है। अब शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर जर्मनी के एकीकरण के लिए बुशेनशिफ्ट नामक सभा बनाया। तो बुशेनशिफ्ट एक क्या थी? एक सभा थी, तो जो शिक्षकों और विद्यार्थियों के द्वारा बनाई गई थी। वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? येना विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जालबेरी नामक संस्था की स्थापना की।
ठीक है। चार्ल्स नामक संस्था की स्थापना किसने की? 1834 में हुई, जर्मन व्यापारियों ने। आगे चलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वही लिखी गई हैं, तो इसीलिए अच्छे से कवर करिए। अब बिस्मार्क के बारे में पढ़ते हैं। जर्मन सांसद को डायर कहा जाता है, तो अगर पूछे तो जर्मन जर्मन जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? जर्मन के पार्लियामेंट को डायट कहा जाता है। बिस्मार्क जर्मन में प्रशा का प्रतिनिधित्व करता था, तो जो बिस्मार्क थे वो जर्मन में प्रशा का प्रतिनिधित्व या लीडरशिप करता था। बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया, तो अगर पूछे रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। आगे, बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। वह समझता था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। तो किसने? बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या किया? एक सैन्य शक्ति के सैन्य शक्ति को इम्पोर्टेंस दिया। वो समझता था और वो इन्हीं सैन्य शक्तियों की वजह से जर्मनी के एकीकरण को किया उसने। आगे चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि। तो फ्रैंकफर्ट की संधि इंपॉर्टेंट है। यह संधि फ्रांस और प्रशा राज्य के बीच 10 मई 1871 को हुई थी। तो अगर फ्रैंकफर्ट की संधि पूछे कब हुई थी, तो यह संधि फ्रांस और प्रशा के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1871 को। अब अभ्यास। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश में है, तो इटली और जर्मनी कहाँ है? वर्तमान में यूरोप में है। मेजनी का संबंध किससे था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे तो मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनरी संगठन से है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। ठीक, तो अगर पूछे इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था विरुद्ध में? तो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। तो जो काउंट काबूर था उसको किसने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया? विक्टर इमानुएल ने। गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, तो गैरीवाल्डी कौन था? तो एक पेशे से नाविक था। नेक्स्ट है जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट। तो जर्मन राइन का जो निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। रक्त एवं लौह का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और प्रसा राज्य के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1871 में। आगे चलते हैं। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1829 में। रूस के गिन एलेक्सी और तुर्क साम्राज्य के बीच में होता है। ठीक है, किसके? रूस के गिन एलेक्सी और तुर्क साम्राज्य के बीच। अब सोडोवा का युद्ध कब होता है? 1870 में होता है। किसके किसके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच। ठीक है, अगर पूछे कि सोडोवा का जो युद्ध हुआ है कब हुआ है, तो 1870 में हुआ है, फ्रांस और प्रसा के बीच। तो हंगरी की राजधानी क्या है भाई? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अब मिलान करते हैं। मिलान करे में पूछता है, तो मेजनी का संबंध इटली से था। हीगेल का संबंध एक दार्शनिक था, हीगेल। ठीक है, बिस्मार्क एक जर्मनी चांसलर था। विक्टर इमानुएल एक राजनीतिक था। वियना सम्मेलन पूछता है कब हुआ है? 1815 में, इंपॉर्टेंट है। मेटरनिक का पतन कब होता है? 1848 में होता है। इटली का एकीकरण कब होता है? 1871 में। सेडना का युद्ध कब होता है? 1870 में। ठीक है, सेडना का युद्ध 1870 में। कोसू का संबंध किसका है? हंगेरियन राष्ट्रपति नेता था। एड्रियानोपल की संधि कब होती है? 1829 में। यूनान की स्वतंत्रता कब होती है? 1832 में। पोलैंड का आंदोलन कब होता है? पोलैंड का आंदोलन होता है 1863 में। अब आगे चलते हैं। चैप्टर 1 जो है हमारा खत्म हो गया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। इकाई 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो आइए इसको पढ़ते हैं। समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। तो जो समाजवादी की भावना थी इसका उदय या कह सकते हैं आप अस्तित्व कब हुआ? तो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के समय। अब कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं भाई। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 तक थे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 को हुआ था। कहाँ पे? जर्मनी में, राइन प्रांत में। ठीक है, एक ट्रियन नगर था और एक यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 को, जर्मनी में। कहाँ? राइन प्रांत में, एक यहूदी परिवार में। आगे चलते हैं। कार्ल मार्क्स के पिता को हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। जो कार्ल मार्क्स के पिताजी थे वो एक वकील थे जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म कबूल कर लिया। कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय में विधि शिक्षा ग्रहण की। तो कार्ल मार्क्स जो था वो बोन विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा की, जो विधि जो लॉ का डिग्री इन्होंने हासिल किया था। कहाँ से? मार्क्स बोन विश्वविद्यालय से। कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित था
उसने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया, तो उसका एक बचपन की मित्र थी भाई, उसी से ये शादी कर लेता है। तो कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। तो साम्यवादी घोषणा पत्र कब जारी किया? 1848 में। किसके साथ मिलकर? एंगल्स के साथ, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है। तो आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स को कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी। तो दास कैपिटल किसने लिखी? इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स ने, जिससे समाजवाद की बाइबल कहा जाता है। तो समाजवाद के बाइबल किसे कहते हैं? दास कैपिटल को। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1917 की बोल्शेविका क्रांति। तो 1917 में एक कौन सी क्रांति होती है? बोल्शेविका क्रांति होती है, जिसको हम रूसी क्रांति भी बोलते हैं। तो नवंबर 1917 में इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर दिया। लोकतंत्र प्लस समाजवाद स्थापित होता है। ठीक है, 1917, बस इतना याद रखिए। बोल्शेविका की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। अब खूनी परिवार लाल रविवार, जिसको खूनी परिवार या खूनी रविवार या लाल रविवार बोलते हैं। 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुई। रूस एशिया के छोटे देश से पराजित हुआ। यह रूस के जनता के लिए शर्मनाक बात थी। तो इसी को खूनी रविवार या लाल रविवार बोलते हैं। रूस के सम्राट जार शासक की अयोग्यता और रूस के सैनिकों की विफलता से रूस की जनता के बीच असंतोष फैल गया। वस्तुतः इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस क्रांति हुई। तो रूस क्रांति कब हुई? 1905 में। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क का प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटरबर्ग जिसको कहते हैं स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं, जिसमें 1000 लोग मारे गए। इस घटना को लाल रविवार, खूनी रविवार कहते हैं। तो जिसको लाल रविवार या खूनी रविवार किसको कहते हैं? तो 9 जनवरी 1905 को तो लोगों का समूह जो कि रोटी दो के नारे के साथ सड़क की तरफ बढ़ता रहता है और सेंट पीटरबर्ग की तरफ, महल की तरफ जाता रहता है। लेकिन जो जार की सेना रहती है वो निहत्थे लोगों पर गोली चला देती हैं, और जिसमें बहुत हज़ारों लोग मारे जाते हैं, और इसी घटना को बोलते हैं लाल रविवार या खूनी रविवार। इस नरसंहार की खबर पूरे रूस में फैल गई। अंततः में सरकार झुक गई तथा 1905 में एक प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन होता है। ठीक है, अब लियो टॉलस्टॉय की रचना। तो लियो टॉलस्टॉय की रचना कौन सी थी? वॉर एंड पीस। ये पूछा गया। ठीक है, और गांधी जी लियो टॉलस्टॉय के विचार से प्रभावित थे। सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हों। तो सर्वहारा वर्ग ये भी पूछा गया है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो ऐसे वर्ग को कहते हैं जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब जनता शामिल होती है। अब आगे चलते हैं। रूसी क्रांति की तारीख। तो रूसी क्रांति की तारीख, रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता है। तो रूस में कौन से कैलेंडर? जूलियन कैलेंडर। पर अब ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया गया, 13 दिन आगे। फलतः ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है? 13 दिन आगे होता है। खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 को हुई। तो खूनी रविवार की घटना कब होती है? 22 जनवरी 1905 को। सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेनिन ने 3 नारा दिया: भूमि, शांति और रोटी। ठीक। रूस की महान बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। तो जो रूस की महान बोल्शेविक क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम से, अक्टूबर क्रांति। अब ट्रॉट्स्की ने एक विशाल लाल सेना गठित किया। लाल सेना ने सफलतापूर्वक विदेशी सेना का सामना किया। लेनिन ने आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया। तो लेनिन जो था वो जो आंतरिक विद्रोह हो रहे थे उनको दबाने के लिए किस नाम का? चेका नामक एक गुप्त पुलिस संगठन बनाया। लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल बनाया। लाल झंडा के ऊपर हंसुए और हथौड़ा को सुशोभित कर राष्ट्रीय झंडा तैयार किया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1924 ईस्वी में जब लेनिन की मृत्यु हुई तो वह उत्तराधिकारी की समस्या खड़ी हुई है। इसमें स्टालिन की विजय हुई। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था और 1953 में अपनी मृत्यु तक तानाशाही व्यापार करता रहा। स्टालिन ने 1929 ईस्वी में ट्रॉट्स्की को निर्वासित कर दिया और 1930 के दशक में लगभग वे सभी नेता खत्म कर दिए गए जिन्होंने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजनीतिक लोकतंत्र एवं भाषण की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, परंतु स्टालिन के अथक प्रयास से रूस के मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। तो रूस का
जो है कि अस्तित्व आ जाता है मैप में। अब आगे चलते हैं। मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में रूस के राष्ट्रपति बने। कौन? मिखाइल गोर्बाचोव। इन्होंने पेरेस्त्रोइका पुनर्गठन तथा ग्लासनोस्त खुलापन का अवधारणा पेश की। तो ग्लासनोस्त या पेरेस्त्रोइका अगर पूछे तो ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन और पेरेस्त्रोइका का मतलब होता है पुनर्गठन। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? मिखाइल गोर्बाचोव। सोवियत संघ का विघटन कब होता है? 1991 में। शीत युद्ध, आइए शीत युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत संघ रूस आमने सामने था। तो जो शीत युद्ध रहता है एक वैचारिक युद्ध था जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूंजीवादी गुट था और सोवियत, जिसको हम रूस कहते हैं, यूएसएसआर, उसका साम्यवादी गुट एक तरफ था। आगे चलते हैं। अभ्यास में आइए इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ होता है? जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। आगे चलते हैं। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की। बोल्शेविका क्रांति कब हुई? तो 1917 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोल्शेविका क्रांति कब हुई? 1917 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। लेकिन मृत्यु कब हुई इसकी? 1924 में। रूस की क्रांति के समय शासक कौन था? तो जार और निकोलस II। अब सुमेलित करने के लिए पूछा जा सकता है आपसे। तो दास कैपिटल भाई कार्ल मार्क्स। चेका गुप्त पुलिस संगठन था। तो चेका का संबंध किससे था? एक गुप्त पुलिस संगठन। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब होती है? 1883 ईस्वी में। स्टालिन की मृत्यु 1953 में। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या था इसमें। तो हिंदी चीन में कौन कौन क्षेत्र आते थे? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते थे हिंदी चीनी में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। इसका निर्माण कब हुआ? 12 शताब्दी में। किसके? राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। तो इंपॉर्टेंट है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। किसके द्वारा? राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया। अब हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे फ्रांसीसी। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कौन थे? तो किलोन कहे जाते थे। तो जो हिंद चीन थे, वो जो फ्रांसीसी हिंद चीन में बसे थे उनको क्या कहते थे? किलोन कहे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? तो फान विन वोई चाउ। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? फान वोई चाउ। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में होने वाले समझौते को किस समझौता के नाम से जाना जाता है? तो हेनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो कब होता है? मार्च 1946 में। किसके किसके बीच? फ्रांस और वियतनाम के बीच। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक, अब विदेशों में पढ़े थे, भारत में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? राष्ट्रवाद चेतना का उदय। ऐसा राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का भास हो। तो राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है कि जिसमें भाई देखिए पॉलिटिकल रूप से, इकोनॉमिकल रूप से और सांस्कृतिक रूप से जब तीनों चीज़ें एकीकरण, जिसमें लोग एक मतलब एक होकर रहे हैं, तो उसको किसको कहते हैं? उसको हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा ने राष्ट्रवाद के उदय की प्रमुख भूमिका है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा ने राष्ट्रवाद के उदय की प्रमुख भूमिका निभाई। सन 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश के अधीन हो गए। तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कब होती है? 1858 में। सन 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाए। ये भी पूछा गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सन 1879 में आर्म्स एक्ट। तो आर्म्स एक्ट कब आया? 1879 में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और 1819 में आर्म्स एक्ट आया था। ठीक है, के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो आर्म्स एक्ट आया जिसमें क्या था कि भाई जो भारतीय थे उनको अस्त्र शस्त्र जो उनका था वो अगर वो रखते थे उनको गैर कानून घोषित कर दिया गया था। अब एल्बर्ट बिल, ये भी पूछा गया है, मैं फिर कह रहा हूँ। तो एल्बर्ट बिल कब हुआ? तो 1883 में एल्बर्ट बिल हुआ था। ठीक है, 1883 इंपॉर्टेंट करिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, आर्म्स एक्ट 1879, ठीक, 1879 में, और एल्बर्ट बिल 1883 में। ठीक, एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था?
उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई न्यायालय में करना था। सिर्फ अंग्रेजी जज थे। तो उस समय क्या था भाई कि सिर्फ अंग्रेज लोग थे, वही जज थे उसमें, ठीक, भारतीयों को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। तो उसमें क्या होता था कि जो यूरोपीय व्यक्ति थे, ठीक है, उनकी सुनवाई न्यायालय में हो सके और भारतीयों की भी, तो इसीलिए एल्बर्ट बिल लाया गया था 1883 में। आगे चलते हैं, यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस अंत तक पढ़िएगा। 1889 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया। तो कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1889 में, जिसमें नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया। तो विश्वविद्यालय अधिनियम किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब? 1904 में, ठीक। 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने तर्क दिया प्रशासनिक सुविधा होगी, इससे राष्ट्रवादी भावना पनपी, ठीक। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल विभाजन रद्द कब होता है? तो बंगाल विभाजन जो रद्द होता है 1911 में रद्द होता है। सन 1907 में ईस्वी में देशद्रोही सभा अधिनियम पर रोक लगाने के लिए, तो भाई सन 1907 में क्या होती है? एक देशद्रोही सभा अधिनियम आता है। क्यों आता है? जो देशद्रोही सभा अधिनियम पे रोक लगाने के लिए, ठीक। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वालों को दंडित करने के लिए था। तो जो इंडियन प्रेस एक्ट कब आया? 1910 में आया। किस लिए आया? जो उत्तेजित खबरें छापते थे, ठीक है, तो उनको दंडित करने के लिए। अब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारतीय रेलवे टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन की शुरुआत की गई। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या? भारतीय रेलवे टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन की शुरुआत होती है। अब नील विद्रोह, ये भी पूछा गया। तो नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन, जो बंगाल के किसानों द्वारा किया गया था, ठीक है, नील विद्रोह। पवना विद्रोह, ये भी पूछा गया था। तो पवना विद्रोह, बंगाल के पवना नामक स्थान में किसानों ने जमींदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसे पवना विद्रोह कहते हैं। इसका नेतृत्व सुरेंद्र राय बनर्जी, आनंद बोस, द्वारका नायक गांगुली ने किया था। तो पवना एक बिहार में जगह है। तो वहाँ पे जो जमींदार थे वो किसानों का शोषण कर रहे थे। इसी के विरुद्ध जो किसान लोग थे आंदोलन विद्रोह करते हैं। तो और जिसके नेतृत्व कौन कौन रहते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद बोस, द्वारका नायक गांगुली। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी आईसीएस अधिकारी थे। आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड में होता था तथा इंडियन सर्विस के नाम से जाना जाता था, ठीक है, अब जिसको हम आईएएस बोलते हैं। अब चुनाव प्रतियोगी परीक्षा से होता था। तो इसका चुनाव इसमें कैसे होता था? प्रतियोगी परीक्षा, कम्पिटिटिव एग्जाम होता था। इसमें भाग भारतीय उम्मीदवार भी ले सकते थे, परंतु इस सेवा में भारतीयों का चुनाव कठिन था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। सन 1915-17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया। तो होम रूल आंदोलन कब आया? तो 1915-17 में, ठीक। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? 28 अप्रैल 1916, ठीक। कहाँ? बेलगांव पूना में। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा 1916 में की गई थी। वहीं अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना। अब गदर पार्टी के बारे में पूछे तो एक मिनट याद रखिए इसको। गदर पार्टी किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक, लाला हरदयाल के द्वारा। कब? 1913 में। कहाँ? अमेरिका और कनाडा में, ठीक। आगे है 1916 में कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल एक हो गए लखनऊ समझौता में, ठीक है। लखनऊ समझौते में क्या होते हैं? कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल रहते हैं दोनों एकजुट हो जाते हैं। रॉलेट एक्ट इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में, ठीक। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ, जिसमें किसी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है, मतलब जेल में बंद कर दिया जाता था। इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक। इस हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय की करगाड़ी से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। तो जो जलियांवाला बाग नरसंहार था
इसी में क्या होता है, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, तथा गांधी जी ने भी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। ठीक है। अब 1919 का अधिनियम आता है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे अहमदाबाद से साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब आए हैं दक्षिण अफ्रीका से वापस, तो 1915 में। तो इसी में क्या करते हैं, ये साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं अहमदाबाद में। चंपारण आंदोलन कब हुआ? चंपारण आंदोलन 1917 में होता है। खेड़ा आंदोलन 1918 में। अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन तो 1918 में ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चंपारण आंदोलन 1917 में। ठीक है, 1917 चंपारण आंदोलन। 1918 में क्या होता है, खेड़ा आंदोलन। और अहमदाबाद में जो मिल श्रमिक आंदोलन होता है 1918 में। ठीक है। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की हार गया, इसके बाद ऑटोमन साम्राज्य विघटित हो गया। ठीक है। चूंकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, तो भारतीय मुसलमानों ने 1920 के प्रारंभ में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में समर्थन पाकर यह आंदोलन और सशक्त हो जाता है। ठीक है। कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में। ठीक। खिलाफत आंदोलन, इनकी 3 मांग रहती है खिलाफत आंदोलन की। आइए कौन कौन सी मांग रहती है इसको देखते हैं। तुर्की के सुल्तान खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकार दिया जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। वहीं अरब प्रदेश के मुस्लिम शासक जो थे खलीफा के अधीन किए जाएं, और खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थल का संरक्षक बनाया जाए। आगे चलते हैं। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो पूरे भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध में 2 प्रस्ताव पारित कर एक असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। और दूसरा खिलाफत आंदोलन दिसंबर 1920 ईस्वी में के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई, तथा स्वशोषण की जगह स्वराज का लक्ष्य रखा गया। ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920-22। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। ठीक है, तथा प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन के 3 कारण थे। तो जो असहयोग आंदोलन था कब शुरुआत हुई? 1920-22 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और इस आंदोलन के 3 प्रमुख कारण थे। क्या क्या थे? पहले खिलाफत मुद्दा। ठीक है, पहला क्या था? पहला था खिलाफत मुद्दा। भाई दूसरा देखते हैं। दूसरा था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है। और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति के लिए। आगे चलते हैं। बहिष्कार का प्रारूप। उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यों का बहिष्कार करते हैं लोग। ठीक है। सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, विदेशी वस्तु का बहिष्कार, चरखा इस्तेमाल पर बल देने लगे लोग। ठीक। असहयोग आंदोलन का कब से प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। ठीक है, औपचारिक रूप से आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब चौरी चौरा कांड की वजह से 5 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा 12 फरवरी 1922 को हो गया। तो देखिए, असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुआ इसका। तो इसके बाद क्या होता है? चौरी चौरा कांड होता है 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। और इसी की वजह से जो असहयोग आंदोलन रहता है इसको स्थगित कर दिया जाता है। आंदोलन विफल हो गया, पर कांग्रेस और गांधी पर लोगों का भरोसा बढ़ गया। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। साइमन कमीशन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों के पश्चात इस सुधारों की समीक्षा होगी, परंतु इसके पूर्व ही नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसको साइमन कमीशन। इस आयोग में 7 सदस्य और सभी सदस्य अंग्रेज के थे। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सन जॉर्ज साइमन थे। साइमन कमीशन का भारी विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है। तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसका विरोध हुआ इस चीज़ के कारण इसका।
3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचने पर साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडे से हुआ। नेहरू रिपोर्ट अब होता है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिकनहैम ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों के मान्य हो। इसी में दिल्ली के सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। और इस समिति ने डोमिनियन स्टेट को की दर्जा देने की मांग की, पर कांग्रेस का एक वर्ग इसमें से असहमत था। परिणाम स्वरूप नेहरू रिपोर्ट था वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सका। अब पूर्ण स्वराज की मांग, तो दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई? दिसंबर 1929 में, ठीक। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। तो कब भाई? 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर किसने झंडा फहराया? जवाहरलाल नेहरू ने, और उसी में स्वतंत्रता की घोषणा का जो प्रस्ताव पढ़ते हैं। 26 जनवरी 1930 को पूर्व स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। अब दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म होता है, ठीक। तो दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शुरुआत कब होती है? 12 मार्च 1913 से, वहीं 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक ख़त्म हो जाता है। आगे चलते हैं। कारण क्या रहता है? गांधी की 11 सूत्री मांगों को इरविन ने मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ था? जिसकी वजह से ये दांडी मार्च खत्म होता है, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की, 24 दिन 211 मील 69 अनुयायियों के साथ। तो इसी के बाद गांधी जी ने किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जो 24 दिन 241 मील चल के कितने अनुयायियों के साथ? 79। नमक सत्याग्रह का प्रसार, गांधी जी ने जब नमक कानून तोड़ा तो पूरे देश में यह प्रथा चल पड़ी। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर श्री राजगोपालचारी त्रियनापल्ली से मैदान तक की नमक यात्रा की। मालाबार के किलप्पन ने कलिकट से पेथानूर की नमक यात्रा की। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो खुदाई खिदमतगार इंपॉर्टेंट है, ठीक। TRE 2 में भी पूछा था। तो खुदाई खिदमतगार किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब बिहार में आंदोलन, तो बिहार में समुद्र तट नहीं था, इसके बदले चौकीदार कर को विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। सीवान जिले में चौकीदारी कर का विरोध जो चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया तथा नंगी हड़ताल का आयोजन किया, ठीक। विदेशी वस्तु के बहिष्कार में पटना जिला की स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका नेतृत्व श्रीमती हसन ईमान ने की, जिससे विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया। तो आगे क्वेश्चन पूछता है किस आंदोलन में स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। गया में जिसको चंद्रवती देवी ने चौकीदार करके विरोध में आंदोलन चलाया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया। किसके थ्रू? इरविन समझौता के थ्रू। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। कहाँ हुआ? दिल्ली समझौता के नाम से भी इसको बोलते हैं, ठीक। किस नाम से? दिल्ली समझौता के नाम से। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर सविनय आंदोलन शुरू किया पर उत्साह पहले वाला नहीं दिखा। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता रहता है, वहाँ पे जाते हैं पर उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक, लेकिन वो उत्साह नहीं होता। तो 1934 में पूरी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य परिणाम 1935 में भारत शासन अधिनियम में आया। चंपारण आंदोलन 1917, यहाँ 3 कठिया प्रणाली विकसित थी। तो 3 कठिया प्रणाली कहाँ थी? चंपारण आंदोलन में। मतलब 3 कठिया का मतलब होता है 3/20 हिस्से में नील की खेती, नली की नहीं, नील की खेती, ठीक। नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाती थी, ठीक है, इसीलिए किसान मना करते थे। आगे चलते हैं।
राजकुमार शुक्ल ने 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी का ध्यान आकृष्ट इस पर कराया और चंपारण आने का अनुरोध किया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया अभी टीआरई 2 में। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इनवाइट किया था, कहाँ, चंपारण में। गांधी जी के दबाव पर चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन हुआ, 3 कठिया व्यवस्था समाप्त की सिफारिश की और बढ़ाए गए टैक्स कम किए जाए इस पर बल दिया। अवैध वसूली का 25% किसान को लौटा दिया जाए। अब ये मोपला विद्रोह पूछा गया था, ठीक है, केरल में हुआ कब, 1921 में। किसान का एक बड़ा विद्रोह था मोपला विद्रोह, ठीक है। ये मोपला स्थानीय पदेदार और खेतिहर थे, तो पहरेदार और खेतिहर थे जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। तो मोपला विद्रोह क्यों हुआ भाई? मोपला एक स्थानीय, मोपला के जो स्थानीय लोग थे खेतिहर थे जो इस्लाम धर्म को मानते थे, जबकि स्थानीय नंबूदरी एवं नायर भूस्वामी उच्च जाति हिंदू थे, इन्हें अंग्रेज का संरक्षण प्राप्त था। किसान पर टैक्स का बोझ बढ़ा और विद्रोह का मुख्य का कारण बना। तो जो किसानों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाता है जिसकी वजह से मोपला विद्रोह होता है। बारदोली सत्याग्रह ये भी पूछा जाता है 1928 में। गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जगी, तो बारदोली सत्याग्रह होता है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्णायक भूमिका में थे। इसी अवसर पर उन्हें सरदार की उपाधि दी जाती थी, ठीक है। किसान सभा संगठन सर्वप्रथम बिहार 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन होता है, ठीक। कहाँ पे? सर्वप्रथम बिहार में 1922-23 में। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद जुबैर। किंतु अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली आधार 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ जब स्वामी सहजानंद सरस्वती बेहटा में पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा विधिवत स्थापना किया। तो अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली आधार कब बना किसान महासभा महाआंदोलन का? जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में सोनपुर में किसान सभा का एक स्थापना करते हैं। अब स्वामी सहजानंद किससे संबंधित हैं? तो 1929 के किसान सभा का गठन, ठीक। अब 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। बिहार में बकास्त आंदोलन, जिसे कांग्रेस द्वारा 1937 के अधिवेशन में प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया गया। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको AITUC की स्थापना कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1901, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 31 अक्टूबर 1920 को, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अब जनजातीय आंदोलन, तो आइए इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। रंपा विद्रोह दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों में अल्लूरी सीताराम राणू के नेतृत्व में 1916 में होता है, ठीक। तो रंपा विद्रोह कहाँ होता है? दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों में। किसके नेतृत्व में? अल्लूरी सीताराम राणू के नेतृत्व में। कब होता है? 1916 में। खोंड विद्रोह, तो ये खोंड विद्रोह उड़ीसा से संबंधित है, 1914 में होता है। यह उत्तराधिकार के विवादित में होता था, ठीक है। आगे चलते हैं। 1917 में मयूरगंज में संथालों ने, एक मणिपुर में थोडोई कुकियों ने विद्रोह किया। किसने? थोडोई कुकियों ने। अब पोयांग प्रथा, जिसमें बिना मजदूरी के अधिकारियों के सामान उठाने के लिए आदिवासियों को बाध्य किया जाता था। तो पोयांग प्रथा क्या थी भाई? इसमें मजदूरों को कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी और उनको मजबूरन सामान उठाने के लिए बाध्य किया जाता था, ठीक है। तो इसको पोयांग प्रथा कहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एलन ऑक्टोविजिन ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, ठीक। किसने? एलन ऑक्टोवियन होम, जिसको बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक पूना में प्रस्तावित हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश पूना में प्लेग फैलने के कारण इस बैठक का स्थान परिवर्तित कर दिया गया। यह बैठक बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई, ठीक। बाकी चलते हैं। 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885। जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? उमेश चंद बनर्जी। जिसमें सदस्य कितने रहते हैं? 72। आगे 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया। 1907 में कांग्रेस 2 दल, नरम दल और गरम दल बट गई। वामपंथी राष्ट्र का प्रथम प्रयोग फ्रांस की क्रांति में हुआ, ठीक। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में होती है। एमएन राय, मानवेंद्र राय ने ताशकंद में किया, ठीक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1920 में किसने? एमएन राय ने। 1929 में AITUF का गठन होता है। लेबर पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी, ठीक। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद करिए बस। 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश बापू ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1931 में
बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश बाबू ने कर दिया था। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब आते हैं मुस्लिम लीग में। 1878 में ही लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की हिंदुओं को पार्टी कहकर संबोधित किया था। तो 1887 में जो लॉर्ड डफरिन थे, इन्होंने कांग्रेस को क्या कहा? हिंदुओं की पार्टी कहा। विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफ़ी बल दिया था, ठीक है, कि अंग्रेज और मुस्लिम मित्र हैं। सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया था, ठीक है। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा। आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव डाली। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव किसने डाली? आगा खान ने। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक संस्था पर सुझाव दिया। बाद में नाम बदलकर मुस्लिम लीग हो गया, ठीक, लीग हो गया, लिंग नहीं। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? 1906 में हुआ था आगा खान, ठीक है, ढाका के नवाब थे, और सलीमुल्लाह, ठीक। मोहसिन उल मुल्क ने नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। किसके? मोहसिन उल मुल्क। 1909 के सुधार अधिनियम में आंशिक रूप से मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिकता का बीज बोया गया। सन 1916 में लखनऊ कांग्रेस और मुस्लिम वर्ग में समझौता होता है। 1916 में लखनऊ का समझौता। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में। संस्थापक कौन रहते हैं? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट 1923 में प्रमुख स्वराज दल का सम्मेलन इलाहाबाद में होता है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1925 में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरएसएस की स्थापना कब होती है? 1925 में। 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। आगे चलते हैं। 1909 में लाला लाजपत राय के सहयोग से लाला चंद्र ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है, बाद में भारतीय। 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय। कब? 1915 में। बाल गंगाधर के अनुयायी श्री केबी हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय हिंदू नवयुवकों को अनुशासित एवं चारित्रिक बनाना था। एक आरएसएस की संगठन होता है। अब अभ्यास प्रश्न, आइए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको याद रखिएगा। गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। लखनऊ समझौता 1916 में होता है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1920 में, ठीक। कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। भारत में खिलाफत आंदोलन 1919 तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से शुरू हुई? तो दांडी 1930 में। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय आरएसएस की स्थापना 1925 में, ठीक है। बी हेडगेवार, जिसको डॉक्टर केशव हेडगेवार बोलते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था, ठीक है। एक अधिपत्य समाप्त कर दिया और स्वतंत्र व्यापार। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। अर्थव्यवस्था और आजीविका। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना, जहां कृषि क्षेत्र एवं उद्योग के जगत में मशीनीकरण प्रारंभ हुआ और औद्योगिकरण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। गिल्ड पद्धति किसको कहते हैं? मूलतः शिल्पकारों तथा और व्यापारियों की संघ होती थी। इनका लक्ष्य था सदस्यों की सहायता करना। इसको गिल्ड पद्धति कहते हैं। 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध में ब्रिटेन में नए नए यंत्रों एवं मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में औद्योगिक क्रांति को बल दिया। अब 1769 में बोल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराउट ने सूत काटने की स्पिनिंग क्रम नामक मशीन बनाया, ठीक है। सन 1970 में स्टैड हिल निवासी जेम्स हॉरग्रीव्स ने सूत काटने की एक अलग मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बाकी रीडिंग करते चलिए। सन 1773 में लंकाशायर के जॉन ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जिसके द्वारा जुलाहे बड़ी तेजी से काम करने लगे तथा धागा का मांग बढ़ गया। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया, जिसमें बारीक सूत काटा जाता था।
1785 में एडमंड कार्टराइज ने वाष्प से चलने वाला पावर लूम नामक करघा तैयार किया। इसी समय बेनर ने कपड़ा छापने का यंत्र भी बनाया था। तो कपड़ा या छापने का यंत्र बेनर ने बनाया था। टॉमस बेल के बेलनाकार छपाई के आविष्कार ने सूती वस्त्रों की रंगाई और छपाई में नई क्रांति ला दी। 1815 ईस्वी में हेम्फ्रे डेवी ने खेल कारखानों में काम करने वालों के लिए एक सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। लिवरपूल में स्थित लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया। मैनचेस्टर भी सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र बना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1805 में न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बना। बड़ा बंदी प्रथा, जमींदार ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े छोटे फार्म स्थापित किए, जिसको हम बोलते हैं बड़ा बंदी प्रथा। गुमसता, गुमसता क्या था? गुमसता एजेंट शिल्पकारों से सामान भी मनमाने दामों पर खरीदते थे और उनका निर्यात इंग्लैंड में करते थे। तो जो गुमसता कौन था? तो गुमसता एजेंट होते थे जो शिल्पकारों से भाई मनमाना सामान सस्ते दामों पर खरीदते थे और उसको इंग्लैंड में बेचते थे। सन 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का 1881 में पहला फैक्ट्री पारित किया गया। अब आगे चलते हैं भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना। तो कारखानों की स्थापना के क्रम में सन 1830 में 40 के दशक में बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा दी थी। सर्वप्रथम सूती कपड़े की नींव 1851 में बम्बई में डाली गई। फिर फारसी कावस जी नाना जी दभार सन 1854 में पहला कारखाना निर्मित किया। तभी से उद्योग का इतिहास भारत में शुरू हुआ। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुमचंद ने स्थापित किया था। तो सन 1918 में पहले एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स की स्थापना होती है। फिर सन 1919 में बिरला जूट कंपनी और 1920 में ग्वालियर में जियाजी राव ने सूती कारखाना खोला। बस इसकी रीडिंग लगाते चलिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें। सन 1907 में जमशेद टाटा ने बिहार के साकची स्थापना पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। टिस्को की स्थापना कब होती है? 1907 में, ठीक है। 1910 ईस्वी में जमशेद टाटा ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की। सन 1921 में अंग्रेजों ने भारत में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और इसके प्रधान इब्राहिम रहमतुल्लाह बनाए गए। अब भारत में बैंकों की स्थापना, ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। तो 1895 में पीएनबी, ठीक, पीएनबी 1895 में। फिर 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1907 में इंडियन बैंक, 1911 में सेंट्रल बैंक, 1913 में द बैंक ऑफ मैसूर तथा जॉइंट बैंक की स्थापना हुई। ये भारतीय उद्योग के विकास में सहायक हुए, ठीक। अब ब्रिटेन में मजदूरों की स्थिति, आइए इसको देखते हैं। तो औद्योगिकरण ने मजदूरों को आजीविका को तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया। 1832 में सुधार अधिनियम पारित हुआ, लेकिन श्रमिकों को इसका लाभ नहीं मिला। यहाँ तक कि उन्हें मतदान का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। 1838 में मजदूर ने चार्टिस्ट आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को मजदूरों की पहला संगठित आंदोलन कहा जाता है। तो मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन कौन सा था? चार्टिस्ट आंदोलन। भारत में मजदूरों को हक में पहली बार अंग्रेजों ने 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने पर न रखा जाए, मना किया, ठीक। 12 वर्ष से कम उम्र वाले को काम और मजदूरी निश्चित किए जाए। 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 31 अक्टूबर 1920 में, जिसके अध्यक्ष रहते हैं लाला लाजपत राय। सन 1920 में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ आईएलओ की स्थापना। तो आईएलओ की स्थापना कब हुई? 1920 में ही, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक, स्विट्जरलैंड। सन 1926 में मजदूर संघ अधिनियम आया। तो ट्रेड यूनियन एक्ट कब आया? 1926 में आया। मजदूरों की आजीविका एवं उसके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1948 में न्यूनतम मजदूर कानून पारित किया। तो न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया? 1948 में, ठीक, इंपॉर्टेंट है। मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए 1962 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित किया। तो राष्ट्रीय आयोग श्रम स्थापित कब किया गया? 1962 में, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? तो रोजगार उपलब्ध कराना और मजदूरी में सुधार लाना। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 में सेफ्टी लैंग हम्फ्री डेवी। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो कलकत्ता में। जमशेद जी टाटा ने टाटा एंड स्टील टिस्को की स्थापना कब की? 1907 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में होती है। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को मताधिकार कब मिला? 1918 में।
1928 में पूर्ण सुधार हुआ, यानी पूर्ण वयस्क मताधिकार महिला और पुरुष को बराबर मिला। कब? 1928 में। भारत के लिए पहली फैक्ट्री कब बनाई गई? 1881 में। अब आइए चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल पहले खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को किया गया। यह रेलवे लाइन लंदन की पैडिंगल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित था। जो चीज़ रीडिंग लगाने लायक है, क्योंकि समय बहुत कम है तो हमको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है कवर करने हैं। अब घेटो क्या था? घेटो सामान्यतः यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग होता था। तो यूरोपीय शहर में जो यहूदियों की बस्ती होती थी उसको बोलते थे घेटो। व्यक्तित्ववाद, वह सिद्धांत जिसमें समुदाय के नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाता है उसको व्यक्तित्ववाद बोलते हैं। लंदन में नगर योजना का काम सामाजिक क्रांति के भय से शुरू किया गया, तो बम्बई में यह काम प्लेग महामारी के डर से शुरू किया गया। 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना होती है। 1918 में बम्बई के मकानों के महंगे किरायों को सीमित करने के लिए किराया कानून पारित किया गया, परंतु इसमें आवासीय समस्या समाप्त नहीं हुई। जमीन की कमी के कारण भी शहर के विस्तार से बम्बई में समस्या बढ़ी, जिसे दूर करने के लिए भूमि विकास परियोजना 1784 में शुरू की गई। तो भूमि विकास परियोजना कब शुरू की गई? 1784 में। बम्बई के गवर्नर विलियम हानवो ने उस समय विशाल तटीय दीवार बनाने का प्रस्ताव पर मंजूरी दी, ताकि शहर के निचले इलाके समुद्र के पानी के चपेट में आने से बच जाएं। मरीन ड्राइव बम्बई का यह प्रसिद्ध स्थान 20वीं शताब्दी में समुद्री जीवन को विकसित करके बनाया गया। ठीक, आगे चलते हैं। सिंगापुर शहर का विकास